मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 171वें अंक में आज दिनांक 20 दिसंबर प्रातःकाल 5 बजे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कल के बहुचर्चित एक जो ड्रामा संसद व संसद परिसर में इस देश की आज़ादी दिलाने का दंभ भरने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता व लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी, जिनको पप्पू के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है, उन्होंने जो घटनाक्रम धक्का मारने का किया था, जनता के द्वारा चुने सांसदों को के साथ अभद्र व्यवहार व धक्का मारने के क्रम में और उससे 2 सांसद गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस विषय की ओर चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, कोई व्यक्ति कोई किसी भी परिवार का इस प्रकार के कुसंस्कारों से युक्त व्यवहार करता है, निश्चित ही लोग उसके परिवार, उसकी वंशावली व अन्य उसके जो संगठन है तो संगठन की नीति रीति संस्कारों के बारे में चर्चा करता है। और निश्चित ही आज हम सब इसी ओर चर्चा करेंगे। मैं आपका ध्यान श्रीमान राहुल गांधी के वंशजों, चाहे वो नेहरू जी हों, मोतीलाल नेहरू हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, उनके पिता राजीव गांधी हों, व उनकी कांग्रेस पार्टी की इस धक्का मारने की प्रवृत्ति जो लगातार चली आ रही इतिहास के विभिन्न पन्नों में बिखरी हुई, उसकी ओर दिलाना चाहूँगा। और इसकी ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करूँगा कि जैसा कि एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने, कांग्रेस पार्टी के पूर्व के नेतृत्व ने और ख़ास तौर से गांधी नेहरू परिवार के जो व्यक्ति रहे हैं सत्ता में, उन सब के जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के आधार पर कोई अच्छी चीज़ उनके आने वाले वंश, उनकी वंशावली में नहीं आ सकती। वो इसी प्रकार के संस्कार आएंगे। मित्रों, आज हम चर्चा का क्रम इस ओर शुरू करूंगा और मेरा ध्यान है चर्चा कुछ बड़ी हो सकती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पूरी चर्चा को सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मैं इस चर्चा का आरंभ करूंगा देश की आज़ादी से पूर्व। अप्रैल 1939 में तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको आज भी देश बहुत सम्मान से नेता शब्द जो है वो उन्हीं के आधार पर लिया गया है। और उस समय वो एक मायने में गांधी जी के बड़े नहीं तो बिल्कुल समकक्ष नेता थे और देश की जनता गांधी जी से उनको कम नहीं मानती थी। सम्मान की दृष्टि से उनका जो जनमत में जो उनका समर्थन था, नेहरू जी तो उनसे काफ़ी नीचे आते थे। लेकिन आज एक झूठे नैरेटिव के आधार पर यह दिखाया जाता है कि गांधी जी की बात केवल नेहरू जी थे, ऐसा नहीं था। उनके बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक बहुत बड़ा नाम कांग्रेस में थे, वह भी नेहरू जी से ऊपर थे, अपनी लोकप्रियता, अपनी नीतियों, अपने संस्कारों, अपने व्यवहार के कारण। मित्रों, में पुनः अप्रैल 1939 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई गई, तत्कालीन जो कुटिलता पूर्व राजनीति कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई थी, ऐसे नेहरू जी ने, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने, निश्चित ही गांधी जी के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में गांधी जी को कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक कुछ जानकारी दी गई थी। और इस कारण चुने हुए होने के बावजूद गांधी जी के खड़े किए प्रत्याशी को हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे। कुछ ही महीने उनको पद पर रहने दिया गया, क्योंकि गांधी जी ने खुले तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का असहयोग करना शुरू कर दिया था। इस असहयोग के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद व कांग्रेस पार्टी दोनों से बाहर मजबूर होकर जाने का फैसला किया। एक प्रकार से तत्कालीन कांग्रेस के
दूसरी पंक्ति के नेताओं ने उन्हें धक्का मारकर अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए बाहर करने का काम किया था। आप सबने देखा, इसके बाद 1-2 महीने बाद ही नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की और देश के आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष के लिए आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया और एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये भी मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसी क्रम में जिन लोगों ने उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर किया था, उनमें एक श्रीमान नेहरू जी ने तो यहाँ तक घोषणा की थी कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भारत के ऊपर आएगी अंग्रेजों से लड़ने, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो मैं तलवार लेकर उनसे लड़ने जाऊंगा। आप समझे उनकी मानसिकता को, कितना घोर कटुतापूर्ण एक राष्ट्रीय कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए, जो सशस्त्र संघर्ष के लिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी आप खिलाफत करने की ओर जा रहे हैं। ये था कांग्रेस पार्टी की जो वंशावली की शुरुआत हुई थी सत्ता की, उसके नेहरू जी का चरित्र। मित्रों, इसी क्रम में हम सब देखते हैं 27 फरवरी 1931 को इस देश के प्रखर आंदोलन, देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कुछ चर्चा करने उस समय आनंद भवन, जो नेहरू जी का निवास स्थान था, वहां गए थे और वहां कुछ देर रुके थे। चर्चा भली बात न होने के कारण कुछ खिन्नता का भाव लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदल ही अल्फ्रेड पार्क की ओर जा रहे थे। निश्चित ही कोई टिप्स उनके खिलाफ तत्कालीन अंग्रेज सरकार प्रशासन को दी गई और वह घेर लिए गए और किस प्रकार बहादुरी से लड़ते हुए अल्फ्रेड पार्क में वह शहीद हुए थे, ये हम सब ने देखा है। एक प्रकार से उन्हें भी आनंद भवन से धक्का देकर अंग्रेजों के हाथों शहीद होने को छोड़ दिया गया। ये क्रम भी हम सबको इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में याद आना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार 23 मार्च 1931 का घटनाक्रम, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी फांसी घोषित हो चुकी थी, उनको इस दिन फांसी दी गई थी। और इस फांसी देने से पहले अंग्रेजों का कहना था, उन्होंने काफ़ी इंतजार किया कि गांधी जी या नेहरू जी इन तीनों नवयुवकों के लिए निश्चित ही कांग्रेस की ओर से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ इनको फांसी माफ़ करने का आग्रह करेंगे तो वो मान लेंगे। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इन तीनों युवाओं और चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति देश के मन में इतना सम्मान और इनका जन समर्थन था, उससे घबराकर अंग्रेजों से कोई अपील न कर इन तीनों नवयुवकों को फांसी के फंदे की ओर धक्का देने का काम किया था। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है मित्रों, हम सबको याद करना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब देखते हैं कि लंबे समय तक चलता रहा। देश आज़ादी के जब समय आया और लगातार 1-2 साल पहले से चर्चाएं चल रही थी, 4-6 साल पहले से मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। लेकिन नेहरू जी और गांधी जी व कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो संभावित पाकिस्तान बनने वाला था, बांग्लादेश जो आज है, इधर के क्षेत्र के सनातनियों व अन्य सभी लोगों को आश्वस्त करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा तो बात को हम सब एक हो जाएंगे। और गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था मित्रों कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उनकी इस बात पर विश्वास कर करोड़ों करोड़ लोग समय रहते अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर पाए, अपनी महिलाओं, अपने बच्चों, अपने बच्चियों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेज पाए, अपनी धन संपदा नहीं भेज पाए। और कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने, नेहरू जी ने अपनी सत्ता लोलुपता, अपनी शासन में बैठने की जल्दबाजी के कारण धर्म के आधार पर जो लगातार कह रहे थे हम किसी भी कीमत पर बंटवारा स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर बंटवारा स्वीकार किया। ऐसे करोड़ों लोगों को, जो इनमें लाखों लोग हताहत हुए, महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ,
ऐसे राक्षसों के बीच धक्का देकर छोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। यह था इनका चरित्र, राहुल गांधी जी के पूर्वजों का। मित्रों, इसी क्रम में हम सब देखेंगे कि इसके बाद सन 1948 में किस प्रकार कश्मीर के अंदर कबालियों ने हमला किया था और कश्मीर के अंदर कश्मीर की समस्या का निराकरण करने का एकमात्र काम अपनी निजी खुन्नस के कारण नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था। बाकी रियासतों का काम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। मित्रों, मैं इससे पूर्व एक घटनाक्रम आप सभी को और बताता हूँ। किस प्रकार देश की आज़ादी के समय देश की विभिन्न कांग्रेस की जो समितियां थीं, उन्होंने एक स्वर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत करने का आग्रह किया था, लेकिन नेहरू जी की और गांधी जी की नीति के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का मारकर प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से रोका गया, जबकि देश का जनमत व कांग्रेस का जनमत उनके पक्ष में था और नेहरू जी को इस पद के लिए मनोनीत किया गया था। मित्रों, इसी क्रम में देखते हैं कि किस प्रकार आधा कश्मीर उन कबालियों के हाथ पूरी तरह से हमारी बहादुर सेना मुक्त करा चुकी थी, लेकिन अचानक युद्ध विराम व इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर किस प्रकार आधे कश्मीर को पाकिस्तानियों के हाथ सौंपने के लिए धक्का देने का काम जो किया था, ये भी हम सबको इस समय पर याद आना चाहिए और हम सबको समझना चाहिए किस प्रकार अपने निजी हितों, निजी स्वार्थों के कारण यह लोग देश राष्ट्र के खिलाफ कितने कितने भयंकर षड्यंत्र करते रहे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। मित्रों, यही कार्य सन 1962 में लगातार देश का जो नेतृत्व था, चाहे वो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व में चेतावनी देकर जा चुके थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खासतौर पर द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी जिन्हें प्यार से सब लोग कहते थे, वे लगातार चेताते रहे थे चीन की नीतियों के बारे में, तिब्बत की रणनीतिक स्थिति के बारे में। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार व उनके नेता नेहरू जी अपनी एक रूमानी ख्यालातों में खोए हुए थे। पंचशील सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, इस झूठे प्रलाप में पूरे देश को और स्वयं भी डुबोए हुए थे। समय आने पर हम सब ने देखा किस प्रकार चीन ने हमला किया और हमारी सेना को पूरे हथियार व कपड़े भी नहीं थे, ऐसे भयंकर जाड़े के मौसम में बर्फीले क्षेत्र में एक प्रकार से धक्का मारकर युद्ध क्षेत्र में उतारने का काम किया, और इसका परिणाम जो आया वह हम सब ने देखा कि इस राष्ट्र ने कितनी अपमानजनक पराजय झेली थी। मित्रों, इसी के बाद हम सब देखते हैं उनकी बिटिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर, चाहे वो निजलिकबा हो, कामराज हो, मुरारजी भाई देसाई हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, ऐसे सभी लोगों को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी में विखंडन करा, एक अपनी कांग्रेस पार्टी बनाकर अपनी सत्ता को मजबूत करने का काम किया। और इसी क्रम में हम सब देखते हैं लगातार संविधान को किस प्रकार धक्का मारते हुए, धता बताते हुए सन 1975 में कानून व्यवस्था को धता बताते हुए इमरजेंसी लगाकर हजार लोगों को धक्के मार मार कर जेल के अंदर भरने का काम किया था। ये इस देश ने देखा था। ये थे कांग्रेस के संस्कार और राहुल जी के पूर्वजों के, उनकी दादी के काम। मित्रों, इसी क्रम में हम सब देखते हैं किस प्रकार भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर कुछ ही दिनों में, महीने भी नहीं दिनों में, संसद का मुंह भी नहीं देखने दिया, अपने समर्थन का धक्का मारकर गिराने का काम किया था, अपमानित करने का काम किया था। ये भी हम सब ने देख रहा। मित्रों, इसी क्रम में हम सब ने देखा सन 91 में किस प्रकार श्रीमान चंद्रशेखर जी की सरकार को 7 महीने के अंदर श्रीमान राजीव गांधी ने केवल एक हास्यास्पद आरोप लगाकर कि एक हवलदार डंडा लिए उनके मकान की ओर देखता रहता है और ये हमारी जासूसी कर रहा है, झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि झूठा छल प्रपंच के ये सब षड्यंत्र करना कांग्रेस के नेता नेहरू गांधी परिवार के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, वह सरकार भी गिरा दी गई थी। मित्रों, मैं एक घटनाक्रम की ओर आपका और ध्यान दिलाता हूं कि किस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी उनके पिता नेहरू जी ने आगे की राजनीति को ध्यान में रखते हुए गांधी शब्द हमारे वंशजों के आगे लग पाए।
यह जो गांधी शब्द है, कितनी चतुरता के साथ, कितने एक धोखा देने की नीति के तहत उनकी शादी फिरोज गांधी से कराई थी। और शादी के बाद कुछ समय ही बाद उन फिरोज गांधी को प्रधानमंत्री आवास व इस परिवार ने अपने जीवन से किस प्रकार ऐसा निकाला था, ये हम सब ने देखा, जैसे दूध की मक्खी की तरह। आज भी उनके श्रीमान स्वर्गीय फिरोज गांधी की जन्म तिथि हो, पुण्य तिथि हो, न गांधी परिवार का कोई सदस्य याद करता, न उन्हें कहीं आते जाते आपने उनके जो स्थल है उनका, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था, वहाँ भी आपने कोई आते जाते नहीं देखो। ना अपने बाबा को कोई याद करता, ना किसी ने अपने पति को याद किया, न किसी ने अपने ससुर को याद किया, और ना ही किसी ने अपने दामाद को याद किया। यह है इस गांधी परिवार का चरित्र। गांधी नाम लेकर किस प्रकार फिरोज गांधी को दूध की मक्खी की तरह नेहरू परिवार ने अपने जीवन से निकाला, ये हम सबको देखना, बस समझना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब देखते हैं कि आने वाले समय में 2099 के अंदर कांग्रेस पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को किस प्रकार अपमानित करते हुए उनको टॉयलेट में बंद कर उनकी धोती उतार कर किस प्रकार अपमानित किया था, उनको उनके कमरे से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस के कमरे से निकाल कर बाहर फेंका था, ये पूरे देश ने लाइव देखा था। ये धक्का मारने की प्रवृत्ति जो श्रीमान राहुल गांधी जी में आई हुई है, ये इनके वंश के चारित्रिक डीएनए में भरी हुई है। ये धक्का मारने के क्रम में सनातनी आग्रहों के प्रति राजनीति करने वाले, राष्ट्र हित की राजनीति करने वाले, गरीब हित की राजनीति करने वाले तथा भविष्य में अपने वंशजों के आड़े आने वाले ऐसे लोगों को लगातार धक्का मारने का काम करते आ रहे हैं। ये दोष हम सबका है कि हम सब उन बातों को ध्यान न देकर इनके झूठे छलावे में, प्रपंच में फंस जाते हैं। मित्रों, आज इस घटनाक्रम के माध्यम से हम सब इनके इन कामों को देखें और ध्यान करें। मित्रों, इसी क्रम में मैं एक और घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के श्रीमान नरसिंह राव जी का एम्स में देहांत हुआ था, और उस देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी के आजन्म वह सदस्य रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उनका शव, पार्थिव शरीर श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने निजी खुन्नस के कारण उनकी महिमा मंडन न हो जाए, कांग्रेस की पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शनों के लिए भी नहीं रखने दिया। इसकी मिसाल आपको मिलना मुश्किल है। यह लोग जो नेहरू गांधी अपने को बहुत महान बताते, कितने ओछे और कितने छोटे दिलो दिमाग के व्यक्ति हैं, ये इस घटना से समझ में आता। और इसके बाद जैसा कि एक परिपाटी थी कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली के अंदर होता है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित किया कि स्वर्गीय नरसिंह राव जी का दाह संस्कार दिल्ली में ना हो, और एक प्रकार से उनके पार्थिव शरीर को धक्का मारकर दिल्ली से दूर हैदराबाद भेजने का काम किया और उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। ये है इनकी माता जी का चरित्र और संस्कार। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, इस घटनाक्रम को मैं सुनाता जाऊंगा, आप सब सुनते जाएंगे, काफ़ी लंबे आपको इसमें मोड़ आएंगे। और बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि जैसे कि जो पूर्व में चिट्ठी लिखा करते कि थोड़े लिखे को बहुत समझना चिट्ठी के अंत में, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक घटना के बाद मैं भी आप सबसे कहूँगा इसको आप बहुत कम समझिए। ऐसी विभिन्न दर्जनों घटनाएं और होंगी जो संभवतः मेरे ध्यान में नहीं होंगी, लेकिन आप सबके ध्यान में होंगी। मेरा अनुरोध है कि आप सब ऐसी घटनाओं को अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, एक घटना के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किस प्रकार श्रीमान राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के मंत्रिमंडल के में पारित प्रस्ताव की सार्वजनिक रूप से धज्जियां उड़ाई थी उस पुर्चे की, वो हम सब ने देखा था।
और इन धज्जी उड़ाने के क्रम में उन्होंने किस प्रकार मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया था, यह है इनका चरित्र श्रीमान जी का। इनके जो संस्कार हैं वो पारिवारिक संस्कार जो मैंने बताने का काम किया। मेरा अनुरोध है आप इनको सुनकर मनन करें, चिंतन करें और ऐसे लोगों से सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें, बटे नहीं और कटे नहीं और मिटे भी नहीं। और आने वाले समय में देखेंगे आप कि इनके लगातार भारतीय मतदाताओं ने इनको हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो करारी पराजय दी है उसका इनको इतना धक्का लगा है। इनके खास तौर से कांग्रेस का नैरेटिव नहीं, राहुल गांधी जी का जो झूठा किसान, जवान, पहलवान ये सब जो कर रहे थे वह हरियाणा में ध्वस्त हुआ। मतदाताओं ने एक स्वर में इनको नकार दिया और महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई मित्रों। 288 सीटों में से 8 या 10 सीटें संभवतः वह भी समर्थन के कारण दलों के इनको मिली हैं। ये बिल्कुल साफ हो गए। ये बिल्कुल उसी प्रकार से इनकी स्थिति हो गई जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है मित्रों। वह जो खीज जो लगातार भारतीय मतदाता ने इनको समर्थन ना देकर दिए, इनके खिलाफ राजग गठबंधन के मत प्रत्याशियों को दी है, आज वह उन प्रत्याशियों को जो गरीब, दलित, शोषित समाज से आए, पिछड़े समाज से आए, चाहे वो उड़ीसा से जीते सारंगी जी हों और चाहे मुकेश राजपूत जी, उनको धक्का मारकर ये अपनी सामंतशाही मानसिक मनोवृत्ति का ही प्रदर्शन कर रहे हैं जो लगातार इनके पूर्वजों ने भी समय समय पर दिखाई है। इस प्रवृत्ति को हम सब पहचानें और महसूस करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।